वेलकम टू जमील एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सो लेट्स मूव। सोर्स डॉक्यूमेंट्स आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स डॉक्यूमेंट्स? सोर्स डॉक्यूमेंट की क्या मीनिंग है, किसको कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, कितने टाइप्स के सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यूजेज ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, और ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे यूज होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट को बेसिकली अकाउंटिंग में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी कहा जाता है। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी एंट्री बनाते वक्त सोर्स डॉक्यूमेंट्स किस चीज को कहते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस लाइक बैंक स्टेटमेंट्स, परचेज ऑर्डर्स, इनवॉइसेस, रिसीविंग समरी। तो दीज आर documents on behalf of which business transactions are being recorded. Bank statement, purchase orders, invoices, receiving summary, etc. etc. Source documents, types of source documents: quotations, purchase orders, sales order, goods receiving, goods dispatch note, इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। इनके अलावा भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, मगर ये डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो हम खुद क्रिएट करते हैं। बाकी जैसे बैंक समरी है, या किसी से कोई बैंक डिपॉजिट स्लिप है, दीज आर आल्सो एविडेंसेस, सोर्स डॉक्यूमेंट्स टू रिकॉर्ड एंट्री इन द बैंक अकाउंट। मगर वो सोर्स डॉक्यूमेंट आप खुद क्रिएट नहीं करते। ये हम सोर्स डॉक्यूमेंट वो बात करें जो सप्लायर, सेलर और परचेजर खुद क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोटेशंस, अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉमिस बाय पोटेंशियल सप्लायर टू सप्लाई, प्रोड्यूस और डिलीवर द गुड्स और सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय बायर। जो भी चीज बायर को चाहिए वो फॉर्मल प्रॉमिस स्टेटमेंट के साथ पोटेंशियल सप्लायर जो सप्लाई कर सकते हैं, वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है एट स्पेसिफाइड प्राइस एंड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। जिस टाइम पे वो प्रोडक्ट चाहिए, कितने टाइम पीरियड में चाहिए, वो कंफर्म जो सप्लायर वो चीज डिलीवर कर सके, सप्लाई कर सके। वो सप्लायर जब स्टेटमेंट देता है परचेजर को, बायर को, तो इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं कोटेशन। वो प्रॉमिस करता है कि भाई आपको जो रिक्वायरमेंट चाहिए, जो आइटम है, जो आपने स्पेसिफाइड टाइम दिया है, स्पेसिफाइड प्राइस, हम उतने में आपको सेल करेंगे। कोटेशन में भी कंटेन टर्म्स ऑफ सेल्स, पेमेंट स्टेटस, वारंटीज। और सप्लायर ये कोटेशन में मेंशन करता है कि अब टर्म्स ऑफ सेल्स किस टाइम डिलीवरी होगी, कितने पैकेजेस की साइज क्या है, कलर कौन सा है, पेमेंट स्टेटस क्या है, वारंटीज कितनी है। ये सब चीजें सप्लायर मेंशन करता है इन डॉक्यूमेंट दैट इज कॉल्ड कोटेशन। एक्सेप्टेंस ऑफ कोटेशंस बाय बायर constitutes an agreement binding on both parties. सेलर ने डॉक्यूमेंट दिया बायर को, अब बायर ने इसको एक्सेप्ट किया। तो जब दोनों ने, एक ने एग्री करके सेंड किया, दूसरे ने इसको एक्सेप्ट किया, दिस इज नाउ लीगली एग्रीमेंट बिटवीन बोथ पार्टीज। अब कोटेशन के बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है परचेज ऑर्डर। अब परचेज ऑर्डर का मकसद, परचेज ऑर्डर जब आप चीज परचेज करते हैं तो उस खरीदारी के लिए आपने एक ऑर्डर दिया, आपने एक हुक्म दिया, भाई ये चीज मुझे चाहिए। अ डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी दैट डिटेल्स गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच द कंपनी विशेस टू परचेज फ्रॉम एन अदर कंपनी, बायर इश्यूज टू सप्लायर। जब पहले कोटेशन सप्लायर ने अपना इंटरेस्ट देके, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करके बायर को दी कि ये आइटम इस प्राइस पे, इस टाइम पे, इतनी क्वांटिटी, इस प्राइस पे, इस टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं आपको डिलीवर करूंगा। अब अगर वो एक्सेप्ट हो गई तो बायर क्या करेगा? बायर एक अपने पास डॉक्यूमेंट इश्यू करेगा जिसका नाम है परचेज ऑर्डर, कि मुझे ये चीज, आपसे ये चीज
परचेज करनी है और किस टर्म्स एंड कंडीशन पे, एज पर कोटेशंस। 2 कॉपीज ऑफ परचेज ऑर्डर्स आर ऑफन मेड, हमेशा नॉर्मली 2 से 3 कॉपीज डिफरेंट कंपनीज में क्रिएट होती है। फर्स्ट वन इज सेंड टू द कंपनी फ्रॉम व्हिच द गुड्स एंड सर्विसेज विल बी परचेज्ड। एक फर्स्ट कॉपी तो उसको सेंड करते हैं जिस कंपनी से आप परचेज करना चाहते हैं, ताकि उसके पास एक कंफर्मेशन जाए कि हाँ भाई ये आपके पास लीगली टर्म्स एंड कंडीशन एग्री है कि आप ये चीज हमें फला दिन पे, फला टाइम पे, फला प्राइस पे हमारे प्रीमिसेस पे डिलीवर करेंगे या हम आपसे पिक करेंगे, वो टर्म्स एंड कंडीशन सब चीजें। अब फर्स्ट कॉपी जो आपके पास ऑर्डर की बनी है वो परचेज सेलर के पास चली गई जहां से आप परचेज करते हैं। सेकंड कॉपी इज केप्ट इंटरनली सो द कंपनी कैन कीप ट्रैक ऑफ इट्स ऑर्डर्स। सेकंड कॉपी अपने पास, अपने फाइनेंस में, अपने रिसीविंग एरिया में रखते हैं कि भाई ये ऑर्डर की कॉपी इंटरनली, कि जब आज आपके पास कितने ऑर्डर्स आपने क्रिएट किए वो कब मिलेंगे, उसके लिए आपने सर्टेन स्पेस, क्या स्पेस अवेलेबल किया है कि वो जो स्टॉक आएगा आप कहाँ पे उसको स्टोर करेंगे, कितनी क्वांटिटी होगी, किस कस्टमर के ब्याह पे मंगवा रहे हैं, क्या प्राइस है, वो सब चीजें आपके पास ऑर्डर्स पे मेंशन होगी। परचेज ऑर्डर्स आर ऑफन सीक्वेंशियली नंबर्ड फॉर इंटरनल कंट्रोल। हमेशा नॉर्मली परचेज ऑर्डर जो है वो सीक्वेंशियल नंबर होते हैं ताकि 1 2 3 4 से आपके पास ट्रैक कर सके कि आपने जो 4th ऑर्डर दिया था वो आपको कब रिसीव होगा, 5th कब रिसीव होगा। आइडेंटिफिकेशन के लिए एक यूनिक नंबर होगा जिसे इंटरनल कंट्रोल भी यूज हो, इंटरनल कंट्रोल होता है। अब सेलर कंपनी ने कोटेशन इशू की कि भाई मैं ये इतने पे सेल कर सकता हूं। अब जब बायर ने परचेज ऑर्डर कंफर्म करके परचेज ऑर्डर इशू किया तो अब सेलर कंपनी सेल्स ऑर्डर इशू करेगी अगेंस्ट द कोटेशन, अगेंस्ट द परचेज ऑर्डर्स। A document issued by the seller company that details an order, purchase order placed by the customer for goods and services. डॉक्यूमेंट जो सेलर कंपनी इशू करे, जो किस ब्याह पे हो, परचेज ऑर्डर के ब्याह पे हो, कस्टमर को सर्विस से गुड्स एंड सर्विसेज की डिटेल में प्लेस करे कि भाई ये चीजें हम आपको इशू करेंगे फला दिन पे। अब कोटेशन पहले बायर ने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से कोटेशन ली। अब जिस कोटेशन के ब्याह पे जिस सप्लायर से चीजें परचेज करनी है उन्होंने उनको परचेज ऑर्डर इशू किया। अब परचेज ऑर्डर के बाद वो कंपनी जिसने परचेज ऑर्डर कंफर्म किया, कहा भाई ये हम आपको डिलीवर करेंगे, परचेज ऑर्डर ने बोला हम आपसे परचेज करेंगे। अब सेलर कंपनी ने डॉक्यूमेंट दिया जिसको कहते हैं सेल्स ऑर्डर, ये कंफर्मेशन कि भाई जो आपने पीओ दिया है इस पीओ के बेसिस पे, इस पीओ के टर्म्स एंड कंडीशन पे हम आपकी चीजें या सर्विसेज डिलीवर करेंगे। द कस्टमर में हैव सेंट अ परचेज ऑर्डर टू द सेलर कंपनी। Selling company generates a sales order documents for confirmation of the delivery of goods or services is specified in the purchase order. Sales order are usually sequentially numbered so that company can keep track of the orders placed by the customers. सेल्स ऑर्डर भी सीक्वेंशियल नंबर होता है ताकि वो कंपनी ट्रैक कर सके कि हमें कौन सा ऑर्डर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन से ऑर्डर हमें किस डेट पे हमने कमिटमेंट किए, उस बेसिस पे वो अपने ऑर्डर्स को ट्रैक करे और कस्टमर्स को डिलीवर करे। नेक्स्ट ऑर्डर इज गुड्स रिसीविंग नोट। व्हाट डज इट मीन? गुड्स रिसीव्ड नोट या रिसीविंग नोट, GRN। GRN का मकसद है कि जो आइटम बायर कंपनी जो परचेज करना चाहती है वो जो फिजिकली इन्वेंट्री रिसीव कर रही है उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बना रही है, एविडेंस बना रही है कि मैं क्या क्या चीज, हमारा रिसीवर जो एम्प्लॉय है जो रिसीविंग एरिया में जो सामान आ रहा है उसकी रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कि क्या क्या चीजें आपने रिसीव की हैं। A document prepared by purchasing company that lists the document that has received from a supplier। अब जो चीज सप्लायर ने, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया था, कोटेशन, सप्लायर से कोटेशन ली थी। अब उसके बाद आपने कंफर्म किया मुझे किस सप्लायर से परचेस करना है, आपने पीओ इशू किया। पीओ इशू के बाद, कंफर्मेशन के बाद वहां से सेल्स ऑर्डर आपने, जब आपने पीओ इशू किया तो आपकी सेलिंग कंपनी ने उन्होंने सेल्स ऑर्डर किया, हाँ भाई आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया। उसके बाद जब वो चीज आपके पास स्टॉक आएगा,
या सर्विसेज आएंगे, जब आप रिसीव एक्चुअल जब अक्वायर करेंगे सर्विसेज या स्टॉक, उस वक्त एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा जिसका नाम है GRN। GRN गुड्स रिसीव नोट। जब सप्लायर के वेयर हाउस पे स्टॉक आएगा तो उसका बायर के प्लेस पे, बायर के गोडाउन पे, बायर के रिसीविंग एरिया पे जब वो फिजिकली स्टॉक अवेलेबल होगा, उस वक्त ये डॉक्यूमेंट रिसीव होता है, डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। गुड्स रिसीव नोट के आज हमने क्या क्या आइटम रिसीव किए हैं। Usually accounts department will want to check the relevant GRN as evidence before paying a supplier invoice। अकाउंट्स वालों बेसिकली इसको एविडेंस शो करते हैं, हाँ कितने आपने ऑर्डर कितना किया था और कितनी इन्वेंट्री आपको फिजिकली रिसीव हो चुकी है, उस रिसीविंग के बेसिस पे वो पेमेंट करते हैं। तो रिसीविंग डॉक्यूमेंट जो GRN उसको एज एविडेंस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, मैंने आपको पहले कहा था सपोर्टिंग सोर्स डॉक्यूमेंट मीन supporting documents are evidences even where GRN are not routinely used. The detail of consignment from a supplier which arrive without an advice note must always be recorded। अब मैं इसका आपको सिंपल सा एग्जांपल बताऊं। जो नॉर्मली आप लोग ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, दराज पे आपने ऑर्डर दिया, अब जैसे ही दराज ने जो प्राइस मेंशन की हुई है, इट मीन्स कि वो कोटेशन है, वो कोड कर रहे हैं आपको भाई जिसको चाहिए वो ऑर्डर करे। आपने जैसे ही ऑर्डर किया तो उस ऑर्डर पे टर्म्स एंड कंडीशंस आपके पास, आपने ऑर्डर किया तो आपके पास परचेज ऑर्डर आ गया। अब उनके पास सेलिंग कंपनी जो वहां पे आपके पास ट्रैकिंग नंबर देता है कि भाई आप ट्रैक करें अपने ऑर्डर को, वो एक सेल्स ऑर्डर जनरेट करते हैं कि भाई आपको जो चीज चाहिए, कितनी चाहिए चीज चाहिए, उसकी प्राइस तो आपको पहले मेंशन की। अब टर्म्स एंड कंडीशन, डिलीवर कब होगा, डिलीवरी चार्जेस कितनी होंगी, स्टॉक कितना अवेलेबल है, आपको कितना चाहिए, वो सब चीजें आपके ऑर्डर जब बुक करते हैं। अच्छा, पेमेंट कब करते हैं, पेमेंट कब करेंगे, कैश पे करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, या किसी और बैंकिंग सोर्स से आप किसी बैंकिंग चैनल से पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, तो वो सब चीजें अब आपके पास ऑर्डर जनरेट करने से पहले की सब चीजें। अब जब ऑर्डर जनरेट हो गया उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है, आप जब गुड्स आपके पास रिसीव होते तो रिसीविंग बनाना, जो बायर है उसका काम है रिसीविंग डॉक्यूमेंट बनाना, मैंने क्या क्या चीजें रिसीव की हैं। अब अक्सर आपने अगर देखा हो कि जब भी दराज वगैरह आपको जब डिलीवर करके जब आपसे डिलीवर करता है तो आपसे पेपर पे साइन कराता है। वो बेसिकली वो पेपर क्या है, वो पेपर है उनके पास GDN। GDN क्या है, गुड्स डिस्पैच नोट। इसके अंदर डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी दैट लिस्ट द गुड्स दैट द कंपनी हैज डिस्पैच्ड डिलीवर्ड टू द कस्टमर। The company will keep a record of goods dispatch note in case of any query by the customer about goods sent or delivered। बेसिकली जब आपके पास डोर पे दराज का रिप्रेजेंटेटिव आता है तो आपसे साइन कराता है, दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड गुड्स डिस्पैच नोट। अगर आप क्यूरी करेंगे कि भाई मुझे ये चीज नहीं मिली, तो सप्लायर दराज वालों के पास गुड्स डिस्पैच होगा, भाई मैंने ये डिस्पैच किया था, फला बंदे ने फला टाइम पे फला एड्रेस पे ये बंदे ने रिसीव किया था, तो वो उनके पास उन्होंने डिस्पैच किया है तो उनके पास रिकॉर्ड आ गया। अब आपका काम है, अगर आपने रिसीव किया तो आप रिसीविंग डॉक्यूमेंट GRN बनाएंगे। द डॉक्यूमेंट विल बी कंपेयर द गुड्स डिस्पैच नोट टू व्हाट दे रिसीव टू मेक श्योर दैट ऑल द आइटम्स लिस्टेड हैव बीन डिलीवर्ड एंड आर द राइट स्पेसिफिकेशन। जो भी आप डिलीवर कर रहे हैं, जो भी आप डिस्पैच कर रहे हैं, वो प्रॉपर आइटम लिस्ट के हिसाब से है, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, एज पर ऑर्डर्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी उस हिसाब से हो रही है। अब तक हमने कितने डॉक्यूमेंट किए, कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, गुड्स रिसीविंग नोट्स, गुड्स डिस्पैच नोट्स। अब आपके पास आती है इनवॉइस। जब कस्टमर आपके पास, जब आप किसी सुपर स्टोर में जाते हैं, जब आप परचेज करते हैं, या जब स्पेशली इनवॉइसेस यूज होती हैं जब क्रेडिट पे, जो रिटेल इंडस्ट्री के अंदर आपके पास कैश इनवॉइस मिल रही है, वो बेसिकली दिस इज कॉल्ड कैश मेमो, वो या कैश इनवॉइस है। अब ये इनवॉइस जो है, ये इस इनवॉइस पे हम बात करें क्रेडिट इनवॉइस।
When a business sells or buys goods or services on credit, it sends or receive an invoice from the supplier. Supplier से वो invoice receive करते हैं. The detail on the invoice should match up with those on the purchase or sales order. जितनी भी इनवाइस है वो मैच होनी चाहिए परचेज और सेल्स के बेसिस पे, सेल्स ऑर्डर के बेसिस पे, आपने क्या सेल किया है, आपने क्या परचेज किया, वो इनवाइस उनसे वेरीफाई होना जरूरी है. The invoice is primarily a demand for payment, but it is used for another purpose as well. सप्लायर जब डिलीवर करता है आइटम्स, उसके साथ इनवाइस, उसके साथ या उसके बाद इनवाइस सेंड कर दी कि भाई ये पेमेंट आपके पास ड्यू हो गई, आप इसको पेमेंट कर दें. एक तो इस काम के लिए यूज होता है, दूसरा डिफरेंट अदर एक्टिविटीज के लिए यूज होता है. लाइक लीगल रिक्वायरमेंट, भाई ये चीज आपकी है ना, भाई मैंने फला बंदे से परचेज की है, नंबर वन. नंबर सेकंड थिंग, टैक्सेस के लिए कितनी परचेजिंग की है वो सब इनवॉइसेस को टोटल करेंगे तो आपको पास टोटल परचेजेस मिल जाएंगी. Since it has a several usage, an invoice often produced on multi-parts stationery or photocopies or carbon copies. काफी यूज होता है इनवाइस का. जब प्रोड्यूस करते हैं तो डिफरेंट मल्टी पार्ट्स होते हैं, 3-4 इनवाइसेस, एक इनवाइस बनाते हैं कार्बन कॉपी से, फोटो कॉपी से 3-4 कॉपीज क्रिएट कर देते हैं. द टॉप कॉपी विल गो टू द कस्टमर and the copies and the other copies will be used by various people within the business. कौन से people? अकाउंट्स पेबल वालों के पास होगी, ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, उनके पास ऑर्डर चले, ये इनवाइस चली जाएगी, भाई ये हमारे पास में इनवाइस सेल की है. इनवाइस के अंदर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज यूजुअली शोन ऑन इनवाइस. ये इन्फॉर्मेशन इनवाइस पे लाजमी होना जरूरी है. इनवाइस नंबर, यूनिक इनवाइस नंबर होगा. नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर एंड परचेजर, कौन सा बंदा कस्टमर कौन है और आप कहाँ से उसको डिलीवर कर रहे हैं, वो सब चीजें डिटेल, एड्रेस वगैरह सब चीजें मेंशन होगी. डेट ऑफ सेल्स, किस डेट को सेल कर रहे हैं. रेफरेंस नंबर ऑफ द सेल्स ऑर्डर, जो आपने सेल्स ऑर्डर जनरेट किया था या जो परचेज ऑर्डर था या कोटेशन थी, उनके लिए कोई भी इफ एप्लीकेबल, कोई ना कोई जो भी एप्लीकेबल है वो नंबर मेंशन होगा. डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज बीइंग सोल्ड, क्या आप आइटम सोल्ड कर रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन, कितनी क्वांटिटी है, कितना अमाउंट पर यूनिट, कितनी प्राइस है, टोटल कितना, उस पर सेल टैक्स कितना है, इनकम टैक्स क्या है, वो सब चीजें आपके डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगी. क्वांटिटी एंड यूनिट्स, प्राइस, व्हाट हैज बीन सोल्ड, 5 बुक्स एट 500 रुपीज ईच. डिटेल्स ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इफ एनी, अगर कोई डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो मेंशन करना जरूरी है इनवाइस में. टोटल अमाउंट ऑफ इनवाइस इंक्लूडिंग सेल टैक्स, टोटल इनवाइस का अमाउंट कितना है सेल टैक्स समेत, विदाउट सेल टैक्स, सब चीजें आपके पास इनवाइस में मेंशन होना जरूरी है. इन सम इंस्टेंसेस द डेट बाय व्हिच पेमेंट इज ड्यू एंड अदर टर्म्स ऑफ द सेल. इसके अलावा पेमेंट कितने ड्यू थे, अगर आपने क्रेडिट 15 दिन के क्रेडिट आपने जनरली ओपन किए सब कस्टमर के लिए, तो वो 15 दिन तक तो आप पैसे मांग नहीं सकते, तो वो डेट मेंशन होती है कि किस डेट तक आपको पेमेंट आपके ऊपर ड्यू है, आप कब पे करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट. डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रेडिट नोट, अ डॉक्यूमेंट सेंट बाय अ सप्लायर टू अ कस्टमर इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिटर्न. जो गुड्स रिटर्न करते हैं उसके बेहाफ पे कस्टमर ने जो आपने रिटर्न की है, तो अब आपके पास जो आपने सेल्स इनवाइस बनाई थी, अब वो रिवर्स इनवाइस, रिटर्न इनवाइस होगी, सेल्स रिटर्न होगी. या आपने कोई गुड्स रिटर्न किया या ओवर पेमेंट्स कर दी, आपने किसी कस्टमर से पैसे रिसीव 50,000 करे थे, उन्होंने बाय मिस्टेक आपको 60,000 सेल कर दिए, सेंड कर दिए, तो जो 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा है उसकी कंफर्मेशन के लिए आप क्रेडिट नोट इशू करते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड नेगेटिव इनवाइस. डॉक्यूमेंट सेंड बाय सप्लायर टू अ कस्टमर, सप्लायर कस्टमर को सेल करता है इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिटर्न, अगर कोई आइटम रिटर्न हो रहे हैं, या ओवर पेमेंट्स, अगर आपने ओवर पेमेंट कर दी मेड बाय कस्टमर, कस्टमर ने ज्यादा पेमेंट कर दी, तो उसको एक डॉक्यूमेंट मेंशन कर देते हैं क्रेडिट नोट. इट इज अ नेगेटिव इनवाइस. अब इस चीज का मैं मिसाल आपको क्रेडिट नोट का ये मिसाल दूं, अगर आप किसी भी रिटेल स्टोर पे जाएं, जो चीज आपने परचेज करके अगर आप उसको रिटर्न करते हैं, तो आजकल काफी सुपर स्टोर्स ऐसे 90% मार्केट्स ऐसी हैं जो आपको कहते हैं आपको कैश वापस नहीं करेंगे, आपको एक पेपर दे देंगे कि भाई आप जब भी परचेज कर लें, जो भी चीज विद इन 60 डेज जो भी चीज आपको चेंज करनी है इसमें से,
मतलब कोई चीज आप और परचेज कर रहे हैं और उस परचेज के बदले आप ये क्रेडिट नोट जो है, आपका ये अमाउंट जो हमारे पास है ड्यू, आपने जो ओवर पेमेंट करती है वो आपके नेक्स्ट इनवॉइस से माइनस हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। अ डॉक्यूमेंट सेंड बाय अ कस्टमर टू अ सप्लायर। अब ये पहले जो क्रेडिट नोट था वो सप्लायर इशू करता है कस्टमर को, अब ये कस्टमर सप्लायर को इशू करता है इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिटर्न और ओवर पेमेंट मेड। अब जो कस्टमर इशू कर रहा है, सप्लायर ने तो इशू कर दिया, दिस सप्लायर जो इशू करेगा वो क्रेडिट नोट। अब जो कस्टमर उसको वेरीफाई करेगा या एक लेटर लिख के एक फॉर्मेट में नोटिस नोट देके अपने पास में रिकॉर्ड करेगा सेल रिटर्न वगैरह, और वो उस चीज के लिए उस सप्लायर से कांटेक्ट करेगा कस्टमर जो भाई कि भाई मुझे आप ये पैसे, ये जो आपका रिटर्न हुआ है इसके बदले क्रेडिट नोट दे। इट इज फॉर्मल रिक्वेस्ट टू सप्लायर टू इशू अ क्रेडिट नोट। ये डेबिट नोट बेसिकली सप्लायर से क्रेडिट नोट रिसीव करने की एक सिंपल सी एप्लीकेशन है, सिंपल सी रिक्वेस्ट है। दिस इज ऑल अबाउट source documents. If you have any query, confusion, question, you can write in comments or contact on email. Thanks for watching. Don't forget to like, follow and share. Okay, love face. See you soon. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। प्राइम एंट्री के लिए कौन से बुक्स, बेसिक कौन से एंट्रीज, कौन से बुक्स बनाए जाते हैं। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बेसिकली फंडामेंटल बुक्स, और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, और इनका नाम है सब्सिडरी बुक्स और डे बुक्स। डिफरेंट नाम से, डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट नाम्स यूज होते हैं। यूजुअली जो प्रोफेशनली नाम यूज होता है वो है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। सो लेट्स मूव today's objectives. Today's objectives, purpose of books of prime entry. बेसिक पर्पस क्या है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनाने के। व्हाट आर द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, कौन कौन से ऐसे बुक्स बनते हैं और उनके फॉर्मेट्स एंड प्रोसेस टू रिकॉर्ड एंट्री। फॉर्मेट्स की फॉर्मेट का किस तरीके से उनका शेप होता है और किस तरीके से उनमें डेटा रिकॉर्ड की जाती है। लेट्स मूव फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पस ऑफ बुक्स। पर्पस, बेसिक पर्पस of books of prime entry is list of summarized transactions in books. जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात है उनके अंदर जो डिटेल ट्रांजेक्शन्स हैं, जो लिस्ट है समराइज, जो लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स है उनको समराइज करने का नाम है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। इट मीन्स कि जो अकाउंटिंग के बुक्स हम जो बनाते हैं उसके अंदर उसकी सब्सिडरी या उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जो लिस्ट लगती है वो दिस इज कॉल्ड बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। डेट वाइज डिटेल समराइज कर सकते हैं, डिटेल वाइज अगर कोई आइटम वाइज, कोई इवेंट वाइज, किसी बेसिस पे आप डिटेल इसको समराइज कर सकते हैं। और फाइनली बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री नॉट इंक्लूडेड इन द डबल एंट्री। डबल एंट्री बुक कीपिंग इज सेपरेट। ये डबल एंट्री की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो सकता है। वंस अगेन रिमेंबर, दिस इज नॉट डबल एंट्री बुक कीपिंग। Use of books of prime entry. All transactions are initially recorded in the books of prime entry. Initially जितनी भी transactions होती हैं वो books of prime entry के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं। However, this is a simple note of transaction. The relevant customer and suppliers and the amount of the transactions. जो भी सिंपल नोट ट्रांजेक्शन्स की सिंप्लीफिकेशन करने के लिए जितने भी आपके रेलेवेंट कस्टमर से, सप्लायर से, उनकी जितना भी अमाउंट है, उनकी जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको समराइज करके सिंपल नोट में बनाने का इस्तेमाल करते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। इट इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डेली ट्रांजेक्शंस। जितने भी लॉन्ग लिस्ट है डेली ट्रांजेक्शंस की उनको एक समराइज फॉर्मेट में बना के एक जनरल एंट्री बुक्स के अंदर एक एंट्री आपने पास की। लेट सपोज अगर 10 कस्टमर ने आपसे परचेज किया, उसमें से 5 क्रेडिट है, 5 कैश है,
जो क्रेडिट कस्टमर्स के अगर आप 5 बार बार आप करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल सेल्स क्रेडिट, इससे बेहतर है कि एक साथ आपने लिस्ट बना दी कि कौन कौन कस्टमर आपने कर दिया और उसके उस लिस्ट के बेसिस पे आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अब फर्दर इस बारे में हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कौन कौन सी हैं? सेल्स डे बुक, डेली बेसिस पे जो या एक सर्टेन वीकली बेसिस पे, एक सर्टेन पीरियडिक बेसिस पे, मंथली बेसिस पे जितनी भी सेल्स हो रही है उस सेल्स डे बुक। अगर सेल्स हो रही है तो सेल्स रिटर्न भी होगी। अगर सेल्स कोई चीज कर रहे हैं तो उससे यकीनन उससे पहले परचेज भी कर रहे होंगे, परचेज डे बुक। अगर परचेज कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न भी होते होंगे। ये तो आपके पास बेसिक ट्रांजेक्शन हो गई। परचेज होगी तो सेल्स होगी, सेल्स होगी तो यकीनन परचेज होगी, सेल्स होगी तो सेल रिटर्न भी होगी, परचेज होगी तो परचेज रिटर्न भी होगी। ये तो 4 बेसिक बुक्स हैं। इसके अलावा है आपके पास कैश बुक। यकीनन जो भी कैश की इन्वॉल्वमेंट, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट जो भी चीज होगी कैश बुक के थ्रू होगी। अब कैश बुक के साथ एक एडिशनल कैश बुक जिसको कहते हैं पेटी कैश बुक, एक छोटी छोटी सी पैती, एक छोटा बॉक्स बना दे जिससे रेगुलर एक्सपेंसेस करने के लिए आपने एक अमाउंट असाइन कर दिया। अब इसके अलावा एक हमारा बनता है जनरल जर्नल्स। टोटल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री? टोटल 7 बुक्स इन प्राइम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। सेल्स डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक एंड जनरल जर्नल्स। सेम चीज अगर अब आपके पास बेसिक एक्टिविटीज क्या है बिजनेस के अंदर? सेल्स एंड परचेज। बेसिक एक्टिविटीज ट्रांजेक्शन्स क्या है? सेल्स एंड परचेज। अब आपके ऊपर है ये परचेजेस जो कर रहे हैं, क्या परचेज कर रहे हैं? गुड्स या इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं या कोई एसेट, करंट एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स परचेज कर रहे हैं? सेल्स कर रहे हैं, इन्वेंट्री सेल कर रहे हैं या कोई नॉन करंट एसेट्स सेल कर रहे हैं, कोई डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स कर रहे हैं? ये चीज, इन चीजों को आइडेंटिफाई करना है आपको। सेल्स करनी तो क्या सेल्स कर रहे हैं? इन्वेंट्री, नॉर्मल जो आपका बिजनेस है वो इन्वेंट्री आप सेल्स कर रहे हैं या कोई एसेट सेल कर रहे हैं? इसके अलावा अब आपके पास इन्हीं ट्रांजेक्शंस को हम थोड़ा सा डिटेल्स, ट्रांजेक्शंस अगर परचेज है या सेल्स है। अगर हम परचेज की बात करें तो क्या परचेज कर रहे हैं? अगर गुड्स एंड इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं या कोई एसेट्स परचेज कर रहे हैं। अब गुड्स और इन्वेंट्री जो मर्चेंडाइज आप परचेज कर रहे हैं, क्या आप वो कैश पे परचेज कर रहे हैं या क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं? यकीनन जो भी चीज आप परचेज करते हैं या तो क्रेडिट पे होगी या कैश पे होगी। हम इनिशियली बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन में हम टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन डिस्कस कर चुके थे, कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब जो भी परचेज कर रहे हैं या तो कैश पे कर रहे हैं या क्रेडिट पे कर रहे हैं। अब वो कौन क्या चीज परचेज कर रहे हैं? एसेट्स परचेज कर रहे हैं या इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं? अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कैसी होगी? परचेजेस होगी, परचेजेस होगी, क्या परचेज करेंगे? अगर इन्वेंट्री परचेज करेंगे और अगर क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो आपकी वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी परचेज डे बुक में। परचेज करेंगे, मर्चेंडाइज परचेज करेंगे और क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो वो सिर्फ रिकॉर्ड होंगी परचेज डे बुक में। जो चीज कैश पे परचेज करेंगे वो आप कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अब अगर आप परचेज कर रहे हैं, इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं और क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो कैश बुक में होगी। अगर कैश पे परचेज कर रहे हैं तो आपके पास कैश बुक में होगी। अगर एसेट्स परचेज कर रहे हैं, अगर आप एसेट्स परचेज कर रहे हैं और एसेट्स क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो जनरल में होगी। जो आपके साथ 7 टाइप ऑफ बुक्स हमने डिस्कस किए थे, सेल डे बुक, परचेज सेल रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक एंड जनरल। अगर एसेट्स परचेज कर रहे हैं और क्रेडिट में कर रहे हैं तो जनरल में एंट्री रिकॉर्ड होगी। अगर एसेट्स परचेज कर रहे हैं, एसेट्स परचेज कर रहे हैं और कैश में परचेज कर रहे हैं तो ये आप परचेज आपकी रिकॉर्ड होगी कैश बुक में। अब आपके यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शंस, आपके एक्टिविटीज यहाँ पे क्लियर हुई कि जो भी परचेज हुई एसेट्स परचेज होंगी, क्रेडिट पे अगर एसेट्स परचेज होंगे,
तो जनरल में आएंगे। अगर एस क्रेडिट पे इन्वेंट्रीज परचेज करेंगे, मर्चेंडाइज परचेज करेंगे, गुड्स परचेज करेंगे, जो रिसेल के लिए जो भी चीज आप परचेज करेंगे वो आपकी परचेज डे बुक में होगी। अगर कोई चीज कैश पे, जो भी चीज कैश पे परचेज करेंगे तो वो आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। सिमिलर अगर ट्रांजेक्शन सेल्स, अगर आप सेल्स करेंगे, गुड्स एंड इन्वेंट्री मर्चेंडाइज सेल कर रहे हैं या एसेट सेल कर रहे हैं, अगर मर्चेंडाइज सेल कर रहे हैं और क्रेडिट में सेल कर रहे हैं तो आपके पास सेल डे बुक में रिकॉर्ड होगी। अगर इन्वेंट्रीज परचेज सेल कर रहे हैं और कैश पे सेल कर रहे हैं तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। अब यहाँ कोई भी ट्रांजेक्शन, अगर आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो उस वो कहाँ किस चीज की सेल करें, सबसे पहले तो सेल्स हो रही है, मगर किस चीज की सेल्स हो रही है। अगर मर्चेंडाइज की सेल्स हो रही है तो उसके बाद ये देखना है कि क्या क्रेडिट पे हो रही है, कैश पे हो रही है। अगर कैश पे हो रही है कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। अगर इन्वेंट्री सेल कर रहे हैं और क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो सेल डे बुक में रिकॉर्ड होगा। अगर आप सेल्स कर रहे हैं और एसेट कोई सेल कर रहे हैं, अगर कोई एसेट सेल कर रहे हैं तो एसेट सेल जब भी करेंगे, और जब अगर क्रेडिट पे करेंगे तो जनरल भी होगा। अगर आप सेल्स करेंगे एसेट्स और कैश में सेल्स करेंगे तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। अब यहाँ पे आपके पास कैश पे जो भी चीज होगी रिकॉर्ड वो आप कैश बुक में करेंगे। अगर इन्वेंट्री सेल्स करेंगे क्रेडिट पे तो सेल डे बुक में होगा। अगर आप एसेट क्रेडिट सेल करेंगे क्रेडिट पे तो जनरल पे होगा। सेल्स डे बुक आर सेल्स जर्नल। Goods sold on credit summarized invoice source document. Goods sold on credit जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है समराइज फॉर्म में रिकॉर्ड करने के लिए, जो भी ट्रांजेक्शन आपकी रिकॉर्ड होंगी, जितनी भी ट्रांजेक्शन से उनका डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सोर्स डॉक्यूमेंट को डिस्कस किया था। इनवॉइस के बेसिस पे आप सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। आपका डॉक्यूमेंट किसके बेसिस पे करेंगे, इनवॉइस पे बेसिस पे। अब उस इनवॉइस पे जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो किस में रिकॉर्ड करेंगे, सेल डे बुक में, बुक ऑफ प्राइम एंट्री। प्राइम एंट्री के बुक्स के अंदर आपने सेल डे बुक के अंदर रिकॉर्ड क्या किया है, जो आपने क्रेडिट करेंगे, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब जब ये आपने रिकॉर्ड कर लिया तो ये रिकॉर्डिंग, इसकी आप डबल एंट्री क्या बनाएंगे, रिसीवेबल डेबिट, सेल्स लेजर क्रेडिट, सेल्स अमाउंट क्रेडिट। अब इसका फॉर्मेट किस तरीके से होगा, सेल डे बुक में नंबर ऑफ डेट, नंबर ऑफ इनवॉइस, कस्टमर्स, सेल्स लेजर रेफरेंस कि इनका लेजर के अंदर लेजर नंबर क्या है, और टोटल अमाउंट इनवॉइस, तो अमाउंट आपने टोटल कितनी इनवॉइस की है वो आपके पास टोटल इनवॉइस का अमाउंट आ गया 4,81,697। अब अगर ये तो 3 है, अगर इससे 50 कस्टमर्स होंगे तो आप सिर्फ एक एंट्री बनाएंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट जब करेंगे तो आप अकाउंट रिसीवेबल मेन अकाउंट करेंगे और सेल्स क्रेडिट करेंगे। अब सेल्स के लिए आपने ये डबल एंट्री बना देंगे, डेबिट अकाउंट रिसीवेबल एंड क्रेडिट सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट, सॉरी, मोस्ट ऑफ बिजनेसेस एनालिसिस देयर सेल्स थ्रू सेल डे बुक। अब कुछ कंपनीज अपने लेक्चर्स, अपनी प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को एनालाइज करते हैं कि हमें कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल्स हुई, कौन से कस्टमर ने कितनी सेल्स की, तो उसका फॉर्मेट होता है। जिस तरीके से ये हमने 3 जो कस्टमर का हमने रिकॉर्ड किया था कि 4 कस्टमर थे, सेल डे बुक, सेल जनरल का। अब इसी के साथ ये टोटल अमाउंट जो है 6,55,275 रुपीज का जो टोटल सेल्स हुई है, इसकी एंट्री बनाएंगे, सेल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। और अब इसके एनालिसिस क्या बनाएंगे कि अगर आपके पास ये कंप्यूटर बिजनेस है और आप 2 टाइप के कंप्यूटर सेल करते हैं, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, तो जिस कस्टमर ने डेस्कटॉप की सेल की तो वो डेस्कटॉप में हिट करेंगे, अगर लैपटॉप की किया तो लैपटॉप में करेंगे, अगर दोनों में किया तो दोनों की हिट करेंगे। अब आपके पास जो सेल्स अमाउंट है, अब आपके पास ये एनालिसिस है कि डेस्कटॉप की कितनी सेल्स है और लैपटॉप की कितनी सेल्स है। अब सेल्स अगर करें तो सेल रिटर्न डे बुक में होगा। सेल रिटर्न जब कस्टमर आपको वापस करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे, आपने डिफेक्टिव आइटम सेल किए, आपने वारंटी के अंदर कोई वापस आ गए, या आपने और इनवाइस कर दी थी, आपने स्टॉक दिया हैंडओवर 10 यूनिट्स का है और आपने इनवाइस जो बनाई है वो 20 यूनिट्स की बनाई है, तो इट मीन्स कि आपकी तरफ से ओवर सेल रिकॉर्ड हुआ है या ओवर सेल रिकॉर्ड हुई है, या आपने कोई डिफेक्टिव आइटम्स किए, तो वो रिटर्न किसी भी शेप में आ सकता है। जो रिटर्न आएगा, गुड्स रिसीव, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स, आपने रिसीव किए रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स, उसकी समराइज, इसका सोर्स डॉक्यूमेंट होगा
क्रेडिट नोट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था क्रेडिट नोट कब इश्यू करेंगे, जब आपके पास कोई क्रेडिट, आप सेल रिटर्न के बदले आप कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करते हैं। अब वो क्रेडिट नोट की समरी रिपोर्ट बना के सेल रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर इसका अमाउंट बनेगा रिसीवेबल लेजर एंड सेल लेजर। इसका फॉर्मेट क्या है, डेट्स, क्रेडिट नोट नंबर। सेल्स डे बुक में अंदर क्रेडिट नोट के बदले इनवॉइस नंबर था, कस्टमर किस कस्टमर से आया, उस कस्टमर का सेल लेजर रेफरेंस क्या है, कितने अमाउंट का आपने रिटर्न किया है। तो जो रिटर्न है इस 26,750 की एंट्री क्या बनाएंगे, अकाउंट सेल रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सिमिलर परचेज डे बुक। अब परचेज डे बुक के अंदर अगेन जितनी भी आपने परचेजेस की है, परचेजेस क्या किए ऑन क्रेडिट, जो क्रेडिट पे परचेज किए, क्या परचेज किए, जो इन्वेंट्री परचेज की है उसकी समराइज करेंगे। उसका भी आपके पास जो सोर्स डॉक्यूमेंट है सप्लायर की तरफ से, जो वेंडर की तरफ से आपके पास इनवॉइस आई है, दिस इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। इस इनवॉइस के बेसिस पे आप अपने बुक्स के अंदर परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे। एक सोर्स डॉक्यूमेंट में आपकी इनवॉइस, दूसरा आपने जब रिसीव किया है तो रिसीविंग रिपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जहाँ पे वाकई आइटम आपने रिसीव भी कर दिया है, तो वो दोनों चीजें आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट है। अब परचेज डे बुक के अंदर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में परचेज डे बुक में आप रिकॉर्ड करेंगे जो भी आपने गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट करेंगे, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, तो वो रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, परचेज डे बुक में। और उसके बाद आपने इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, परचेज लेजर एंड पेएबल लेजर, परचेज डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट। इसका फॉर्मेट क्या है, आपने डेट मेंशन कर दी, बिल नंबर किस सप्लायर के नंबर से, क्या बिल नंबर है, कौन से सप्लायर से परचेज किया, परचेज लेजर रेफरेंस क्या है, और उसका टोटल अमाउंट कितना है। 11,645 आपने परचेज किया। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट। अगर यही चीज अगर आप परचेज करते कैश पे तो आप क्या करते, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, तो परचेज डे बुक के अंदर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। परचेज रिटर्न डे बुक आपने परचेज किया, आपने जो वेंडर से आपके पास आया आपकी पर्टिकुलर ऑर्डर के हिसाब से नहीं है, आपने अब उसको रिटर्न करना है। रिटर्न करना है तो आपने क्या किया, गुड्स रिटर्न टू वेंडर्स डेट वाज परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जो परचेज आपने किया था क्रेडिट पे उस वो अगर आपने रिटर्न करना है तो आपने क्या एंट्री बनानी है, उसका डॉक्यूमेंट अगेन डेबिट नोटबुक होगा, सॉरी डेबिट नोट होगा। और परचेज रिटर्न डे बुक के अंदर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, परचेज लेजर एंड पेएबल लेजर्स, परचेज क्रेडिट्स, परचेज रिटर्न क्रेडिट और परचेज अकाउंट पेएबल डेबिट होगा। इसके फॉर्मेट सिमिलर तरीके से परचेज रिटर्न। मगर यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, आजकल जो मॉडर्न अकाउंटिंग जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर बेसिस पे हुआ है, तो ये परचेज रिटर्न डे बुक और सेल रिटर्न डे बुक बनना खत्म हो चुका है। ये दोनों सेल रिटर्न में, अगर सेल रिटर्न है तो सेल डे बुक में नेगेटिव अमाउंट आ जाएगा तो अमाउंट क्लियर हो जाएगा। अगर परचेज डे बुक में अगर परचेज ने आपने परचेज डेबिट किया और परचेज रिटर्न क्रेडिट किया है तो वो परचेज से अगर माइनस करेंगे तो परचेज रिटर्न ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, परचेज से माइनस करेंगे तो नेट अमाउंट आपके पास नेट परचेज सेम आ जाएगी। तो ये कंप्यूटर के अंदर ये बुक्स नहीं है, आजकल मॉडर्न अकाउंटेंसी में ये बुक्स नहीं है। मगर क्योंकि हमारे पास डिटेल टॉपिक है, हमें टॉपिक के बारे में जस्ट फॉर्मेट वगैरह को डिस्कस करना है। अब हमने सेल डे बुक को रिटर्न डिस्कस कर दिया, सेल रिटर्न को डिस्कस किया, परचेज बुक को डिस्कस कर दिया, परचेज रिटर्न डे बुक को डिस्कस कर दिया। अब है आपके पास कैश बुक। कैश बुक बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ जितनी भी ट्रांजेक्शन आपके पास कैश बुक में होगी, उस कैश बुक में जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी, जितनी भी एक्टिविटीज कैश पे होंगी, चाहे आप इन्वेंट्री सेल कर रहे हैं, आप कोई एसेट सेल कर रहे हैं, कोई परचेज कर रहे हैं, कोई भी चीज आप सेल्स एंड परचेज कर रहे हैं तो वो आपके पास रिकॉर्ड होगी कैश बुक में, कैश डे बुक, इसको कैश बुक भी कहा जाता है। अब कैश बुक के अंदर आपके पास बेसिकली 3 टाइप्स कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक। इसको 2 कॉलम, 4 कॉलम और 6 कॉलम भी कहा जाता है। अब सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप नॉर्मली जो कैश बुक का आप लेजर बनाते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश को मेंटेन करते हैं, कैश डेबिट, कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट, सिर्फ कैश से रिलेटेड, उसको कहते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। सेकंड डबल कॉलम कैश बुक के अंदर, डबल कॉलम कैश बुक में आपके पास जो अमाउंट जिस लेजर में आप कैश के साथ साथ बैंक को भी मैनेज करें,
बैंक अमाउंट भी मेंटेन करें एक साथ। जो भी रिसिप्ट आ रहा है, कैश आ रहा है या बैंक आ रहा है, तो उसको डेबिट, और जो क्रेडिट साइड पे आ रहा है, जो पेमेंट कर रहे हैं वो कैश के थ्रू करें या कैश पेमेंट बैंक के थ्रू करें, तो वो सिर्फ एक ही अगर बुक में रिकॉर्ड करें तो उसको कहते हैं डबल कॉलम। अब थर्ड कैश थ्री कॉलम को 6 कॉलम में कहा जाता है, क्योंकि डेबिट साइड पे भी 3 है कॉलम और क्रेडिट साइड पे भी 3 है। तो अब इसमें डेबिट साइड पे जो 3 कॉलम है उसमें एक कैश, एक बैंक, सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश, डबल कॉलम में कैश एंड बैंक। थर्ड के अंदर अगर आपने कोई चीज डिस्काउंट किसी को दिया है तो वो भी आपको कैश बुक के अंदर डेबिट होगा, और अगर आपने डिस्काउंट किसी से लिया है तो वो कैश बुक में आपके पास क्रेडिट होगा। अब इस चीज की इनका फॉर्मेट के सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, सिर्फ और सिर्फ कैश रिकॉर्ड होगा। डबल कॉलम में डेट, पर्टिकुलर, कैश एंड बैंक, 2 कॉलम आपके पास कैश की जो ट्रांजेक्शन होगी वो इस कॉलम में आएगी, बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वो इस कॉलम में आएंगे। थर्ड 3 कॉलम के अंदर, थर्ड कॉलम में ट्रिपल कॉलम, थर्ड कॉलम 3 कॉलम या 6 कॉलम भी इसको कहा जाता है। डेट, पर्टिकुलर के बाद आपके पास 3 कॉलम से कैश, बैंक एंड डिस्काउंट अलाउड। जो आपने डिस्काउंट दिया है वो भी आप इसमें डेबिट करेंगे। अगर जो डिस्काउंट आपने रिसीव किया, जो अपने सप्लायर को पैसे कम देके सप्लायर से जो आपने बेनिफिट लिया है वो आप क्रेडिट पे लिखेंगे। तो कैश, बैंक, डिस्काउंट 3 कॉलम से एक साइड पे, डिस्काउंट डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउ एंड डिस्काउंट रिसीव जो है वो क्रेडिट साइड पे। इसके अलावा है नेक्स्ट पेटी कैश। पेटी कैश बेसिकली एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं उनको रिकॉर्ड करके एक सर्टेन टाइम पीरियड पे आपको जो रिसिप्ट किया वो आपने रिसिप्ट, एक साइड पे आपने रिसिप्ट लिखा है, किस डेट पे आपने कौन सा एक्सपेंस किया है, किस अगेंस्ट किया है, तो वो आपके पास किसके एक्सपेंस के अगेंस्ट किया है, तो ये एक्सपेंस आप टोटल करेंगे। अब मंथ एंड पे जितना ये पेंडिंग एंड स्टेशनरी के अंदर 2 बार आए, कम्युनिकेशन में 4 ट्रांजेक्शन हुई हैं, जितनी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, तो ये जो अमाउंट आपके पास हाईलाइटेड अमाउंट है, ये अमाउंट इस हाईलाइटेड अमाउंट के टोटल होगा। जो जितना अमाउंट आपने किया ये टोटल आपका इक्वल होगा। अब इस ट्रांजेक्शन का आप रिकॉर्ड करेंगे, पेंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट, पेटी कैश क्रेडिट, कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस डेबिट, पेटी कैश क्रेडिट। अब जो आपने ये एंट्री पास की वो एंट्रीज के लिए ये आपने सिर्फ इस शीट की कॉपी उसके साथ सपोर्टिंग लगा दी, हाँ भाई ये हमने एक्सपेंस कर दिया। इस एक्सपेंस इस शीट के साथ साथ आपने इसके साथ जितने भी एक्सपेंसेस किए उसके बिल्स वगैरह, कस्टमर सप्लायर के बिल्स आपने रिकॉर्ड कर लेंगे। ये बेसिकली एक पेटी कैश, एक छोटी सी पेटी बना के बार बार आप बैंक से या कैश के ह्यूज अमाउंट से, आपको 10 रुपए के लिए आपको फोटोकॉपी करानी है तो आप बार बार तिजोरी खोल के बिजनेस के अंदर नहीं करेंगे। इसके लिए छोटा सा एक बॉक्स रख दिया, उस बॉक्स से आपने, हाँ भाई ये 10 रुपए की जाके फोटोकॉपी करा कराओ, या चाय ले आए या पानी ले आए, या ये कोरियर करा दें। इस टाइप के जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपके पास पेटी कैश में से रिकॉर्ड होंगे, और पूरे दिन के अंदर या पूरे सर्टेन मंथ के अंदर, 1 वीक के अंदर, एक पीरियडिक के बेसिस पे वो जितने भी एक्सपेंस होंगे वो आपके रिकॉर्ड होंगे। एक साथ आप पूरे एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट है जनरल। जो जनरल हम डबल एंट्रीज में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वही फॉर्मेट है, डेट्स, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। दिस इज ऑल अबाउट बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। इंशाल्लाह नेक्स्ट में, अच्छा, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज अगेन मैं आपको रिवाइज करा दूं। बुक्स, सेल्स डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक, जनरल्स। अब यहाँ पे आपके पास जो सेल्स डे बुक है या सेल रिटर्न डे बुक है, ये दोनों आपके पास सेल्स से रिलेटेड एक एडिशनल, एक सब्सिडरी बुक्स हैं जो आपकी सेल्स लेजर रिकॉर्ड करने से पहले उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। परचेजेस आपके पास लेजर, परचेज लेजर को मेंटेन करने से या परचेज रिटर्न लेजर मेंटेन करने से पहले आपने एक सब्सिडरी समराइज शीट बना दी। मगर कैश बुक और पेटी कैश बुक, पेटी कैश अगेन इज अ समराइज फॉर्म। इसके अलावा कैश बुक एंड जनरल itself it's a books of prime entry as well as this is called ledgers। इनके लिए, कैश बुक के लिए और जनरल के लिए आपके पास लाजमी डबल एंट्री बनेगी। बाकी 5 आइटम्स के लिए कोई डबल एंट्री मैंडेटरी नहीं है। क्या पेटी कैश के लिए आप डबल एंट्री बना सकते हैं, मगर वो पीरियडिक के लिए एक शीट बनाने के बाद डबल एंट्री बनेगी। जबकि बकाया जितने भी सेल्स और रिटर्न, सेल्स एंड परचेज डे बुक के हवाले से जो भी है उसके लिए डबल एंट्री नहीं बनेगी।
कैश के लिए कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, जनरल में जो भी चीज, जनरल में कौन सी ट्रांजेक्शन जाते हैं, आपने सेल्स की, नॉन करंट एसेट्स, परचेज किया, नॉन करंट एसेट्स। इसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन आपके क्रेडिट सेल्स बुक में नहीं आ रही, जो आपने क्रेडिट सेल नहीं की, परचेज क्रेडिट पे परचेज नहीं किया, या कैश पे परचेज नहीं किया, या आपने कोई रिटर्न नहीं किया, या परचेज या सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न नहीं हुआ, या कोई पेडी कैश एक्सपेंस आपने नहीं किया, इसके अलावा कौन सी ट्रांजेक्शन हो सकती है? आपने ड्राइंग की, ऑनर ने ड्राइंग की, कहां पे रिकॉर्ड होगी? जनरल में। और इसके अलावा अगर डिप्रिसिएशन, बैड डेट्स, जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं जो इन बुक्स में नहीं होंगी, वो बकाया जितनी भी ट्रांजेक्शन, जो भी एक्टिविटीज होंगी, वो जनरल में होंगी। और जनरल में हर एंट्री के लिए डबल एंट्री होना मैंडेटरी है। होप इट्स ऑल अबाउट, इट्स ऑल क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you have any confusion, question, you can write in comments. Don't forget to like, follow, and share. Okay, Allah Hafiz.